नमस्कार। उत्तराखंड विस्तार खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई काम सौंपे। वहीं सिलक्यारा टनल के फंसे श्रमिकों को हर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू अभियान की समीक्षा करते हुए गढ़वाल कमिश्नर को तकनीकी एजेंसियों को हर संभव सहयोग देने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन के अफसरों से लगातार रेस्क्यू अभियान का अपडेट ले रहे हैं। वहीं बैठक में सीएम ने कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक और राहत व बचाव एजेंसियों से पहले विस्तार से अपडेट लिया और कहा कि टनल में फंसे श्रमिकों को खाद्य सामग्री, पानी, दवा आदि जिस भी वस्तु की आवश्यकता है उसे तत्कालीन हर कीमत पर पहुंचाया जाए। वहीं आपको बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, इसके भी खास निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था। 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकार इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ क्योंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। सिलक्यारा टनल के अंदर ऑगर मशीन ने 24 मीटर तक ड्रिलिंग कर दी है। वहीं टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं टनल के अंदर आईटीबीपी और एनडीआरएफ को मोर्चे पर लगाया गया है। बता दें कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन पीएमओ की निगरानी में है। वहीं हाई पावर मशीन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक ड्रिलिंग कर रही है, पर 1.5 घंटे में सिर्फ 3 मीटर ही पाइप मलबे में जा पा रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लाभार्थियों के खाते में गत 3 माह से सहायता राशि पहुंच गई है। वहीं विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने डिजिटल माध्यम से 5.50 करोड़ की धनराशि डिजिटल माध्यम से बच्चों के खाते में जारी की है। वहीं आपको बता दें कि यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में रेखा आर्या ने डिजिटल माध्यम से 5.49 करोड़ की धनराशि डिजिटल माध्यम से बच्चों के खाते में जारी की है। वहीं उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को प्रति माह 3-3 हजार रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा ने अपने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सम्मेलन स्थगित कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि त्योहारी और शादियों के सीजन को देखते हुए इन्हें स्थगित किया गया है। दिसंबर महीने में अब ये सम्मेलन किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी ने 19 नवंबर को विकासनगर और 22 को खटीमा में अनुसूचित जनजाति और 20 और 21 नवंबर को क्रमशदून और हल्द्वानी में अनुसूचित जाति के सम्मेलन की तिथियां घोषित की थी। देखिए, हमने
पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियां हैं, तो अब उसको हम दिसंबर 1 में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि परिवर्तन करने का हमने तय किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। शासकीय आवास पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बाल विकास और महिला कल्याण की बैठक की। बैठक में मंत्री ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। वहीं कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कहा कि महिला कल्याण के लिए जो लगभग 8 करोड़ धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए कार्य योजना और जो नीति बननी है वही तैयार करें ताकि महिलाओं के लिए यह धनराशि काम आए। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की ओर से कुछ काम कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी काफी काम शेष है, जिस पर उनके द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई है और अधिकारियों से कहा गया कि जो भी नीति और कार्य योजना बननी है उसे जल्द पूरा किया जाए। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। आपको बता दें कि उन्होंने पूर्व में जो निर्देश दिए थे उसकी रिपोर्ट ली है। बाल विकास महिला कल्याण के रिगार्डिंग ये बैठक ली गई है, जिसमें उन्होंने पूर्व में निर्देश दिए थे अधिकारियों को, जिसके पूछताछ के लिए ये बैठक फिर से ली गई है। इस बैठक में बाल विकास और महिला कल्याण की बारे में बातें की गई, जिसमें रेखा आर्या ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस पर रिपोर्ट मांगी है अधिकारियों से। आपको बता दें कि पूर्व में ये बैठक ली गई थी और बैठक में निर्देश दिए गए थे अर्पिता आर्या के द्वारा अधिकारियों को, जिसके बाद अब वापस से बैठक ली गई है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से दिए गए निर्देश पर रिपोर्ट मांगी है। बाल विकास और महिला कल्याण को लेकर ये बैठक फिर से की गई है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की बैठक ली थी और इस बैठक का ध्येय ये था कि जब हमने इससे पहले 15-20 दिन पहले जब बैठक ली थी तो एक लक्ष्य दिया था कि जो हमारे को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग से 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में 8 करोड़ की धनराशि विभाग को प्राप्त हुई है, उसके लिए कार्य योजना तैयार करें, उसके लिए किस प्रकार से नीति बननी है वो सब तैयार करें, ताकि भविष्य में जो कोई भी योजनाएं जो महिला कल्याण के दृष्टिकोण से, चाहे वो स्वरोजगार के संदर्भ में हो या प्राकृतिक आपदा में हमारे बच्चे जो अनाथ हैं उनके संदर्भ में हो, या महिलाओं के ऊपर किसी प्रकार की आपदा आ जाती है और उनके पास मकान अथवा मकान के लिए छत ना हो, तो इस प्रकार की जो हमारी सशक्तिकरण की परिकल्पनाएं हैं वो उस कोष के माध्यम से पूर्ण हो सके, तो उसके लिए आप नीति बनाइए। ये आज से 15-20 दिन पहले विभाग के अधिकारियों को बताया था। आज पुनः उसकी समीक्षा की गई है। बीते दिनों देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि घटना पर अस्पताल के प्राचार्य आशुतोष सयाना के निर्देश पर अस्पताल प्रबंधन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। वहीं अस्पताल के एमएस अनुराग अग्रवाल का कहना है कि समिति मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उनका कहना है कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट आया था, इसके बाद अस्पताल में मरीज को सीपीआर भी दी गई, लेकिन उसको जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। ऑल डॉक्टर्स हैं और सिस्टर्स हैं, उनसे एक आख्या मांगी है, तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो कल तक हमारे पास आ जाएगी। फिर जो हमारी कमेटी के तीनों डॉक्टर हैं वो बैठेंगे, तो जहाँ तक सैटरडे को मुझे वो रिपोर्ट मिल जाएगी उसमें। लेकिन जो हम लोगों ने प्रीलिम एक रिपोर्ट मिलती है एचओडी से बात करके, तो उसमें यही पाया गया कि यंग लड़का अल्कोहल की वजह से
पैंक्रियाज की दिक्कत हुई थी, उसमें पैंक्रियाज पे सूजन थी। ये अपने आप में काफ़ी खतरनाक बीमारी मानी जाती है और इसमें उस मरीज की 3 दिन तक आराम नहीं आया था। ये बहुत ही बड़ी चीज़ हमारी डेवलप हो गई। सर सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, स्टाफ की शॉर्टेज है। देखो स्टाफ में भी आपको बताया ना, वार्ड बॉय की मेन शॉर्टेज है। जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सान्यासियों बाला में पुलिस के चोरी के सामान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि रईस अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती जसपुर द्वारा थाना जसपुर में तहरीर देकर बताया था कि ग्राम अमियावाला रोड पर स्थित उसके मछली पालन के तालाब के पास बने कमरे में रखे लाखों रुपए की कीमत के एल्यूमीनियम के गिट्टे और इन्वेंटर बैटरी चोरी हो गए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में समक्ष पेश किया है। कि अमियोवाला में उनका एक पॉन्ड है फिश पालन का, वहाँ पे उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के उनके गिल्टे थे उसको कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था अभियोग पंजीकृत करने के बाद। तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले 2 लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेकी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जाकर के इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी करके ले गए। जनपद उधमसिंह नगर की जसपुर नादेही शुगर मिल में पेराई सत्र 2024 शुरू हो गया है। इसी कड़ी में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल और खड़क सिंह चौहान नादेही शुगर मिल पहुंचे और इस दौरान प्रदेश मंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही फैक्ट्री में पूजा अर्चना के बाद किसान विनोद कुमार का सबसे पहले गन्ना तोला गया और बेलों को तिलक लगाकर किसान की शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। शुगर मिल पहुंचे हैं कार्यकर्ता, जहां पर किसानों को गन्ना देकर सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहां पर और गन्ना देकर सम्मानित किया गया है। वहीं बैलों की भी पूजा की गई है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किसानों को गन्ना देकर और बैल की पूजा करके सम्मानित किया गया है। नादेही एरा में ये सत्र शुरू हो गया है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ता अब शुगर मिल पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्होंने किसान को गन्ना दिया है और बैल की पूजा की है। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उन्होंने किसानों और बैल की सम्मान किया है, उनको गन्ना देकर और शुगर मिल पहुंचकर उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। समय से तैयार हो गई है और समय से इसकी ओपनिंग हो गई है, आज चल गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जीएम साहब से और यहाँ के प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि इस बार कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा और सही समय से मिल चलेगी और जो मिल चली है वो रियल में आज चली ही जाएगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि मिल चल जाती थी, ओपनिंग हो जाती थी, 2-3 दिन के लिए फिर बंद हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। बात हुई है, आज एमडी भी है, केन के एमडी भी हैं, जीएम भी हैं, एसडीएम भी और सभी प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है।
खटीमा के साल बोझी के आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों कटाई जोरों पर है। वहीं लकड़ी मंडी में 2 ट्रकों में अवैध रूप से लकड़ी सोख्ता भरे जाने की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, जिसके बाद खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी और डिप्टी रेंजर जागेश्वर वर्मा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। वहीं गठित टीम ने सोख्ता से भरे 2 ट्रकों को पकड़ लिया गया और वहीं लकड़ी से भरे पकड़े गए दोनों ट्रकों को सीज कर वन विभाग के कैंपस में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। साथ ही लकड़ी किस प्रकार की है और कहां जा रही थी, इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया जारी है। विगत दिवस हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ के द्वारा 2 प्रकाष्ठ से भरे हुए ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस प्रकरण में अभी कार्रवाई चल रही है और जांच की जा रही है कि ये प्रकाष्ठ किस प्रकार का था। ट्रकों को अभी फिलहाल हमारे कैंपस में लाकर खड़ा किया गया है और वर्तमान में जांच जारी है। जैसी जांच पूरी होती है तो पृथक से अवगत कराया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा तराई पूर्वी वन विभाग के एसटीओ संतोष पंत का अनियंत्रित स्थानांतरण हुआ है, जिसके बाद जिम कॉर्बेट रामनगर से स्थानांतरण होकर खटीमा पहुंची संचिता वर्मा ने एसटीओ का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान दवांगतुक एसटीओ संचित वर्मा का वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर खटीमा वन रेंज अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि खटीमा एक वीआईपी जोन है, इसलिए यहां की समस्याओं और जरूरतों के त्वरित समाधान के लिए दवांगतुक एसडीओ के साथ मिलकर तत्परता के साथ कार्य किया जाएगा। हमारे यहाँ पर पहले जो हमारे जो थे संतोष कुमार पंत जी, वो उनके पास डबल चार्ज था, तो उनका जो चार्ज है आज हमारी नई एसडीओ उपस्थित हुए हैं यहाँ पर और श्रीमती संचिता वर्मा जी, और हम लोग उनके स्वागत के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं खटीमा रेंज से और ये हमारे कुलपुरा रेंज से, और तो हम लोगों ने उनका स्वागत कर उनको आगे के लिए नई कार्यकारिणी और नई रणनीति बनाने के लिए जो भी हमारा प्रयास होगा उसके लिए हमने सहयोग की बात की। हल्द्वानी के रामपुर रोड में कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं ब्रिड पुल द्वारा बनाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में 21 किलोमीटर लंबी सड़क 58 करोड़ की लागत से बनाई जानी है, जिसे कार्यदायी संस्था ब्रिड पुल को दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तय समय पर काम पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 7 मीटर चौड़ी सड़क को 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, जिससे कि हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए रामपुर रोड बाईपास का पर्यटन की दृष्टि से बेहतर इस्तेमाल हो सके। साथ ही बढ़ती यातायात में जाम की व्यवस्था सुचारू हो, इसको लेकर भी दिसंबर आखिरी सप्ताह तक यह काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने काम का निरीक्षण लिया है। आपको बता दें कि दिसंबर तक उन्होंने सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा होने का दावा किया है। सड़क चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। वहीं कमिश्नर काम कैसा चल रहा है ये देखने पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं कि सड़क चौड़ीकरण का काम किस तरह से चल रहा है, और इसी को लेकर जायजा लिया उन्होंने। आप तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पे। कमिश्नर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर के आखिरी माह तक ये जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा और लोगों को पूरी सड़क तैयार मिलेगी। कमिश्नर ने काम का जायजा लिया, किस तरह से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, और उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ये पूरा कार्य हो जाएगा। वहीं उन्होंने जायजा लिया है कि काम किस तरह से हो रहा है और कितना वक्त इसमें लगेगा। जायजा लेने के बाद उन्होंने साझा किया है कि ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा।
PHD और WME है। देखिए, ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर्स में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था और उसके अलावा वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम है बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच ये है, तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक डेली फॉर्मेट बना दिया जिसमें ये हर दिन का काम पौड़ी में नगरपालिका चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुट गया है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड वार जनगणना के लिए संगणकों को और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एसडीएम श्रीमती परमार ने वार्ड वार जनगणना के लिए तैनात संगणकों को घर घर जाकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इसी सर्वे को पूरा करने के लिए संगणकों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है, जिन्हें पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। स्थान निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए सर्वे कार्य होना है, गणना होनी है वार्डवार। तो उसी में हमने पहले वार्डवार हमने संगणक और सुपरवाइजर नियुक्त किए थे और आज हमारे द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया गया और निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें एक तो हमने उनको क्षेत्र आवंटन किया है वार्डवार की कौन किस क्षेत्र में गणना करेगा और जो उत्तराखंड का राज्य निर्वाचन आयोग है उससे हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक घर में जाके उन्हें किस तरह से गणना करनी है, उस संबंध में हमने उनको निर्देश दिए। अवैध निर्माण के विरुद्ध एमडीडीए भले ही कार्रवाई करने के दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत में कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं दिख रही। वहीं एक ऐसा ही मामला ऋषिकेश में मनीराम मार्ग का आया है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिष्ठित मिठाई व्यापारी ने 15 फुट की सड़क पर 90 गज की जमीन में 5 मंजिला इमारत अवैध रूप से खड़ी कर दी है। केवल एक मंजिल नक्शे के बल पर 5 मंजिला मकान बना डाला। वहीं 1 महीने से कई बार एमडीडीए को शिकायत भी जा चुकी है, पर इस मामले में कार्रवाई के नाम पर एमडीडीए की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, जिससे एमडीडीए की कार्रवाई कार्यशैली सवालों के घेरे में है। वहीं एमडीडीए की इस लापरवाही की वजह से अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।